चैनल पर फिर से। और आज मैं आपके लिए बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं। चाहे आप कॉलेज में पढ़े, वहां पर भी उसकी बहुत प्रमुखता होती है, उसका बहुत महत्व होता है। कभी कभी देखते हैं उसी प्रश्न जब आप बहुत उच्च कोटि की परीक्षा दे रहे हैं, हाई लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप पीसीएस में अगर बैठे तो भी उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बड़ी खुशी होती है, अरे वाह वाह वाह, ये क्वेश्चन तो मैंने जिस समय 9th में था उस समय मैंने ये पढ़ा था, उस समय से मैं जानता हूँ। अरे ये तो मैंने जब 12th में था तब मैंने पढ़ा था। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो आज मैं बताऊंगी वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो जरूर जानना चाहिए एक विद्यार्थी होने के नाते, एक प्रतियोगी परीक्षार्थी होने के नाते, एक जिज्ञासु होने के नाते। तो आज मैं आप लोगों के सामने क्या लेकर के आई हूं? सल्तनत काल में गुलाम वंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही सरलता से मैं बताऊंगी। सल्तनत काल में जो गुलाम वंश था उस समय की कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे यहाँ का राजकाज देखने के लिए सौंपा और वो अपने रास्ते चला गया। तो जैसा कि हम जानते हैं, और एक कुछ बता देते हैं कि दिल्ली सल्तनत, जिसे हम 1206 से लेकर के 1526 तक का समय को कह सकते हैं, मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वह दिल्ली सल्तनत कहलाता है, जो 1206 से लेकर के 1526 तक है, बाबर के आने तक। और इतने समय में, इतना समय कितना हुआ? 320 साल, 320 वर्ष में दिल्ली सल्तनत में 5 महत्वपूर्ण वंश हुए, 5 महत्वपूर्ण डायनेस्टी। ये कौन कौन थे? सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सोचिए, 5 वंश हुए। 5 वंश के अंतर्गत हम देखेंगे बहुत सारे राजा हुए, क्योंकि इस समय 320 साल में हम देखते हैं कि 5 वंश का आ जाना और इतने सारे राजाओं का आना, इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में स्थायित्व का अभाव ही दिखता है अधिकांश समय, क्योंकि जो नियम थे राजा बनने के वह निश्चित नहीं थे। जो महत्वाकांक्षी लोग थे, या जो सामंत थे, या जो प्रांतपति थे, ये इतने महत्वाकांक्षी थे कि इन्होंने अपने आप को राजा के रूप में देखने का बड़ा शौक था, जो अमीर थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मात्र 320 साल में 5 राजवंश आए, और उसमें से जो सबसे पहला है वह गुलाम वंश है। और गुलाम वंश के अंतर्गत कुछ शासक हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका काल बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके काल में हुए कुछ काम या जिनके काल में हुई कुछ घटनाएं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इस पर आज बात करेंगे बहुत ही संक्षेप में। सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगर सवाल आता है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। और मात्र 4 साल कुतुबुद्दीन ऐबक शासक के रूप में काम किया। इसने जब गद्दी संभाली यहाँ की, जब शासन संभाला यहाँ का, तो इसके सामने भी बहुत सारी परेशानियां थी, क्योंकि पहली बार कोई मुस्लिम शासक इस तरह भारत में एक नए शासन व्यवस्था की स्थापना कर रहा था जो मुस्लिम द्वारा संचालित होता। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद गोरी, जिसका यह दास था, गुलाम था, उसका विश्वास पात्र भी था, तभी से यहाँ का सारा राजकाज सौंपा गया। लेकिन इसके साथ ही और भी लोग थे जो चाहते थे कि हिंदुस्तान में हमारा शासन हो, मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए था शासक। उसमें हम देखते हैं कि ताजुद्दीन यल्दौज हैं, नशीरुद्दीन कुबाचा हैं, और ये इन लोगों को भी लगता था कि हम राजा बने, हम शासक बने। तो यल्दौज और कुबाचा के साथ ऐबक को संघर्ष करना पड़ा। दोनों को एक प्रकार से वह किनारे कर दिया और यहाँ पर नए तरीके से शासन व्यवस्था की स्थापना की। बंगाल में संघर्ष किया। बंगाल में खिलजी सरदार थे और वहां पे इनका बेटा अली मर्दान जो था वो प्रांतपति बना था। उसे ये खिलजी सरदार तंग करते थे, उसे भी वह संभाला। इसके बाद हम देखते हैं कि नशीरुद्दीन कुबाचा से उसने अपनी बहन की शादी की, जिससे कहा जा सकता है कि वह अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, बंगाल में अपनी स्थिति को बनाने के लिए उसने अपनी वैवाहिक संबंध स्थापित किया ताकि हमारी स्थिति मजबूत रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं 4 साल का कार्यकाल और कुतुबुद्दीन ऐबक के इतने काम। ये भी कहा जाता है, ये भी हम जानते हैं कि जो कुतुब मीनार है उसकी भी नींव इसने ही रखी थी। और एक महत्वपूर्ण बात कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चौगान क्या होता है? चौगान जिसे पोलो कहते हैं, ये घोड़े में बैठ करके खेलने का, डंडे से और बॉल को फेंका जाता है, खेला जाता है। तो वो खेल खेलने के क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अक्सर सवाल में ये भी आता है कि चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय किस शासक, किस मध्यकालीन शासक या गुलाम वंश के शासक की मृत्यु हुई थी? ऐसे इन्हीं की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय, और किसी की नहीं हुई थी। इसीलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षार्थियों के लिए या परीक्षाओं में। इस तरह हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल का काम अपना पूरा किया। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश एक बहुत योग्य शासक हुआ जिसने 25 साल तक शासन किया। ये देखिए 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक उसने शासन किया। 25 साल का शासन काल बहुत अधिक होता है। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी हो गया बाद में उससे अपनी बेटी की शादी कर दी। इल्तुतमिश उसका दामाद हो गया और इल्तुतमिश को कहा जा सकता है कि भारत में जो मुस्लिम शासन को एक स्थायित्व दिया, दिल्ली सल्तनत को जो एक स्थायित्व दिया, जो वास्तविक संस्थापक था वह इल्तुतमिश था। क्योंकि इस 25 साल के कार्यकाल में उसने हर क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश की और साथ ही साथ पुरानी व्यवस्था को हटाकर जो नई व्यवस्था है उसके अनुसार शासन प्रबंध स्थापित किया। इसने तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना की। ये तुर्कान-ए-चहलगानी क्या था? ये 40 योग्य लोगों का एक संगठन था। 40 मंडल भी इसे कहते हैं। ये 40 मंडल में चुने हुए
लोग रहते थे, अमीर उलेमा जो विद्वान होते थे, जो किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे, इनको रखा गया था इन 40 मंडल में, तुर्कान ए चहलगामी में। और ये जो व्यक्ति थे ये किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर थे, जो उस विभाग की पूरी तरह से देखभाल करते थे, ईमानदारी से देखभाल करते थे और इल्तुतमिश को उसके शासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते थे। इस तरह सवाल आता है कि तुर्कान ए चहलगामी या 40 मंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, अपने लिए कि हमारे शासन प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 मंडल का गठन हुआ, उसने किया। अब हम बात करते हैं टंका का प्रचलन उसने किया। टंका का प्रचलन हम जानते हैं, इससे पहले हिंदू शासन था भारत में, हिंदू मुद्राएं, सब कुछ हिंदू का ही, सभ्यता संस्कृति मुद्रा सब कुछ तो हिंदू का ही चल रहा था। क्योंकि अब मुस्लिम शासक का आरंभ हो गया था, अपने उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपना महत्व दिखाने के लिए टंका का प्रचलन किया गया, जो नई मुद्रा थी। और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टंका का प्रचलन किसने किया था? खलीफा से इसने उपाधि प्राप्त की, क्योंकि हम जानते हैं कि मुसलमानों का धर्म गुरु कौन होता है? खलीफा। और खलीफा का बहुत अधिक महत्व होता है। इल्तुतमिश ने मान्यता प्राप्त की खलीफा से, ये बहुत बड़ी बात थी, और उसे नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। यह उस समय के लिए, उस समय के शासकों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मुझे खलीफा ने मान्यता दी है। अब हम बात करेंगे अपनी योग्यता से, उसने बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले हम बात करेंगे यल्दौज, ताजुद्दीन यल्दौज है, नसरुद्दीन कुबाचा है, इन सब के साथ उसने संघर्ष किया और सभी को पराजित करके, रास्ते से हटा के अपने आप को स्थापित किया। क्योंकि हम देखते हैं कि यल्दौज और कुबाचा इल्तुतमिश के समय भी उसे परेशान करते थे, उसके रास्ते में रोड़ा थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी उससे युद्ध करना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन इल्तुतमिश ने इससे पूरी तरह से अपनी रक्षा की, अपने दिल्ली सल्तनत की, और चंगेज खां से भी बचाव किया। कैसे बचाव किया? चंगेज खां का उस समय दिल्ली पर आक्रमण हो जाता, पूरा दिल्ली को तहस नहस कर देता, क्योंकि चंगेज खां मध्य एशिया का मंगोल जाति का एक दुर्दांत नेता था, खूंखार नेता था। उसने उस क्षेत्र को पूरी तरह से जीत लिया, फारस को जीत लिया, उसने ख्वारिज्म पर अपना अधिकार कर लिया। वहां का राजा जो था मंगबरनी, वो भागे भागे यहाँ आया, पंजाब आया, भैया मुझे बचा लो। इल्तुतमिश को पता था अगर मैं मंगबरनी को बचाऊंगा या उसे सहायता दूंगा या उसके साथ युद्ध करने चला जाऊंगा उसके खिलाफ, किसके खिलाफ? चंगेज खां के खिलाफ, तो हम भारी मुश्किल आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया कि बहुत ही दिमाग से, बहुत ही कूटनीतिज्ञता से उसने मंगबरनी से कहा कि देखो, ऐसा है कि हमारा और तुम्हारा जो है, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो मौसम है वो अनुकूल नहीं है, वो इधर आएगा। मतलब कि बहुत ही बुद्धिमानी से उसने मंगबरनी को कन्विंस कर दिया कि भाई हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते हैं। और इससे, इसके द्वारा क्या हुआ? वह चंगेज खां के आक्रमण से उसका देश, उसका राज्य बच गया। अब हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि खिलजी सरदार जो बंगाल में तंग करते थे, उसे भी दबा दिया। तो इस तरह जो है इल्तुतमिश की उपलब्धि बहुत क्या कहें कि वो अच्छी रही। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के अंतर्गत इतना 25 साल तक वो समय दिया। 25 साल तक शासक बने रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत सारे विरोध होते हैं, लेकिन उसने इन विरोधियों को बाहर किया। जो अमीर उमरा वर्ग के थे उन्हें अपने तुर्कान चहलगामी में ले आया, अपने विश्वास में ले आया, और इस तरह उसने अपने आप को मजबूत किया। तो इस तरह इल्तुतमिश के ये कार्य थे। अब हम बात करेंगे रजिया।
रजिया बेगम या रजिया सुल्ताना को हम सभी जानते हैं। इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, आपने देखी होगी। और इस रजिया ने अपने आप को इतिहास में एक स्पेशल जगह पे अपना नाम लिखवा दिया। क्यों? क्योंकि ये पहली मुस्लिम शासिका थी भारत में, इल्तुतमिश की पुत्री। जबकि इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन रजिया जो थी यह बहुत योग्य थी। प्रोफेसर हबीब जो है मध्यकालीन भारत पे जिन्होंने पुस्तक लिखी है, उसने लिखा कि रजिया जो है बहुत बुद्धिमान थी, बहुत ही चतुर थी, उसमें कूटनीतिज्ञता भरी हुई थी, वह बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ थी, वह विद्वानों की कदरदान थी। जितने भी अच्छे गुण होते हैं, जिस जो सैनिक प्रतिभा उसमें थी, जो बताया कूट कूट कर भरी हुई थी। कहने का मतलब यह है कि इन इतिहासकारों के वर्णन जो है उसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि रजिया सुल्ताना एक बहुत ही योग्य, प्रवीण, चतुर, प्रतिभाशाली महिला थी, बुद्धिमान महिला थी। लेकिन मिन्हाज उस सिराज उसने भी रजिया के बारे में लिखा है कि वो बहुत बुद्धिमान थी, बहुत चतुर थी, विद्वानों का बहुत सम्मान करती थी, न्यायप्रिय थी, वगैरह वगैरह जितने भी अच्छी बात होती उन्होंने लिखी है। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? चूंकि वह एक स्त्री थी इसीलिए वह सफल नहीं हो सकी। तो इस तरह से जो ये वर्णन है यह क्या बताता है? महिलाओं के प्रति जो दोयम सोच होती है वह उस समय थी, और उस स्थिति में रजिया ने अपने आप को खड़ा किया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। रजिया ने भी 4 साल ही अपना कार्यकाल संभाला, 1236 से लेके 1240 तक ही उसने अपने वो शासिका बन के रही। लेकिन इस दौरान उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने देखा कि यहाँ पे जो तुर्कान चहलगानी थे उसका प्रभाव तो था ही इनके साथ, लेकिन इसने जो तुर्क अमीर या तुर्क बड़े लोग थे जो राज परिवार या राज दरबार से जुड़े हुए थे, उसे इन्होंने अलग किया और गैर तुर्कों को इसने तर्जीह दी। बहुत सारे प्रांतों का प्रांतपति जो है इसने गैर तुर्कों को बनाया, जो कि तुर्की थे, उनको पसंद नहीं आया ये बात कि भाई इसको तो तुर्कों को समर्थन देना चाहिए, लेकिन ये तो दूसरे को समर्थन, गैर तुर्कों को समर्थन दे दिए। तो इस तरह से उसने यह काम इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा था कि इससे हम अपने शासन को सुरक्षित रखेंगे, हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। उसने पर्दा प्रथा को स्वीकार किया था। हम सभी जानते हैं कि वो बुर्का में या पर्दे में रह करके वो शासक या शासिका का काम नहीं की। उसने पर्दा प्रथा को छोड़ दिया, उसने अस्त्र शस्त्र धारण किया, वह घोड़े पे चलती थी। इस तरह मुसलमान नियम के अनुसार जितने भी नियम होते हैं उसको उसने किनारे करके अपने अनुसार काम करने को महत्व दिया। जैसा कि मैंने बताया कूटनीति में अव्वल थी। चूंकि अमीरों को या उलेमा वर्ग के जो थे उन्हें यह कतई पसंद नहीं था ये बात कि कोई महिला शासक बने, और इसके लिए आए दिन उन लोग षड्यंत्र करते रहते थे। इस षड्यंत्र को दूर करने के लिए उसके पास भी एक उपाय था। उसने कूटनीतिक वाली चाल चली। वो एक प्रांतपति को दूसरे प्रांतपति से के विरुद्ध खड़ा करती थी, उसके विरुद्ध काम करती थी, उसको भड़काती थी। एक उलेमा को दूसरे उलेमा के खिलाफ, एक अमीर को दूसरे अमीर के खिलाफ। इस तरह से उसने इन संगठन में एक फूट डाल दी थी। यह उसकी कूटनीतिज्ञता थी कि इसके द्वारा लोग संगठित होकर के इसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि मैंने बताया गैर तुर्कों को महत्व दिया। अल्तुनिया से विवाह किया। ये भटिंडा का प्रांतपति था अल्तुनिया। वो इस पर आक्रमण करने गई थी, चढ़ाई करने गई थी, लेकिन अंततः वह वहां हार गई। अल्तुनिया से उसका विवाह हो गया। और इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत पर यहाँ उसके विरुद्ध षड्यंत्र होने लगा। जब अल्तुनिया के साथ वह दिल्ली की तरफ आने लगी, उस समय इन दोनों को मार दिया गया।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रजिया का 4 साल बहुत महत्वपूर्ण है इस मिजाज, इस तरह से कि इन 4 सालों में उसने महिला को उसकी जो शक्ति है उससे परिचित कराया। महिला शक्ति क्या है, नारी शक्ति का क्या महत्व है। अमीरों को या जो उलेमा वर्ग के थे उन्हें यह एहसास दिलाया कि महिलाएं भी शासन संभाल सकती है। अपनी कुटिलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से उसने सारा काम किया। जैसा कि लिखा है कि वह बुद्धिमान व्यक्तियों की, विद्वानों की बहुत कद्र करती थी। तो इस तरह से रजिया सुल्ताना का गुलाम वंश के अंतर्गत बहुत अधिक महत्व है। हम याद रखेंगे कि ये कब से कब तक शासक बनी। और अब हम बात करेंगे नसीरुद्दीन। ये नसीरुद्दीन जो थे, रजिया के मरने के बाद हम देखते हैं उनके भाइयों का शासन हुआ 2-2 साल का, लेकिन ये नसीरुद्दीन जो थे यह 1246 से लेके 1267 तक शासन किए। और ये बहुत ही सरल, बहुत ही कूल माइंड के शासक थे। इसे दरवेश राजा भी कहा जाता है। इसने अपनी पूरी शक्ति बलबन के हाथों में दे दी थी, उसे प्रधानमंत्री बना दिया था। कहने के लिए यह शासक था, पूरी तरह से शासन बलबन के हाथों में चला गया था। और चूंकि ये बहुत न्यायप्रिय भी था, साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनके मन में ये बात थी कि हमें कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। एक बार बलबन से इन्होंने कहा भी था कि देखो बलबन, तुम प्रधानमंत्री हो, हम राजा हैं, कोई ऐसा काम ना करना कि बाद में खुदा के सामने हम लोगों को मुंह दिखाने में शर्म आए। यह बताता है कि वो नैतिकता पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था और नैतिकता के आधार पर शासन चलाना चाहता था। तो इस तरह नसीरुद्दीन का महत्व है कि 20 साल उसने शासन किया। बहुत ही सरल राजा, बहुत ही लोकप्रिय राजा इसे कहा जा सकता है। नसीरुद्दीन के बाद बलबन शासक बना। यह भी गुलाम था। इलबरी तुर्क का था, तुर्क था ये जाति में। और इसे भी बेचते हुए किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, करते करते यहाँ तक पहुंचा था बेचारा एक दास, लेकिन बहुत ही योग्य व्यक्ति। इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के नसीरुद्दीन ने इसे प्रधानमंत्री बनाया था। और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ इसने बहुत सारी राजनीतिक योग्यता अपने आप में लाई। ये खुद भी योग्य होंगे जन्मजात, लेकिन जब वो शासक, जब उन्होंने एक प्रकार से शासन वहां का संभाला, अप्रत्यक्ष शासन, तो उसने बहुत सारा अनुभव और बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा अपने समय को बहुत ही एक आदर्श राज्य बनाने की कोशिश की। क्योंकि हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया सुल्ताना बनी। रजिया के समय हम देखते हैं कि किस तरह अमीरों या उलेमाओं का आपस में षड्यंत्र होता रहा। एक महिला होने के नाते उसे हटाओ, उसके विरुद्ध विद्रोह करो, ये सब चलता रहा। उसके बाद उसके 2-3 भाई आए, कुछ 2 साल, कोई 2 साल, कोई 20 साल ही किया, शासक बना। लेकिन इस बीच पूरी दिल्ली सल्तनत की स्थिति थोड़ी अव्यवस्थित हो गई थी। राजा को कोई कुछ समझते ही नहीं था। ये सब बात बलबन ने फील किया, अनुभव किया, और इसके आधार पर हम क्या कहते हैं कि इसने जो है दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दैवीय सिद्धांत एकदम से स्ट्रिक्टली उसने घोषणा कराई कि ये राज्य जो है, ये शासक जो है, वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये जो बोले वही कानून है, इसके प्रति किसी भी तरह की उपेक्षा की भावना नहीं रखना है। और जो दैवीय सिद्धांत को इसने बहुत ही कठोरता से सामने रखा। रक्त और लोहे की नीति में विश्वास करने वाला था। इसका तात्पर्य है कि वह बहुत ही कठोर मिजाज का था। उदारता वाली बात नहीं थी। अगर गलत है तो गलत है, क्षमा वगैरह जैसा कुछ चीज नहीं है। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक वाली नीति पे चलना है। कोई भी आदमी राजा के विरुद्ध काम नहीं कर सकता है, क्योंकि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत नहीं कर सकता है।
यह इसकी कठोर नीति का परिचायक था। 40 मंडल का अंत किया उसने, वो जो तुर्कान चहलगानी जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसका उसने डिमोलिश कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये तुर्कान चहलगानी नहीं चलेगी। ये जो यहाँ अमीर उमरा बैठ जाते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ संघर्ष, सिर्फ आपस में षड्यंत्र करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसका खात्मा होना चाहिए। नसीरुद्दीन के समय ही, जब वो प्रधानमंत्री था, नसीरुद्दीन का सर्वेसर्वा था, उस समय भी हम देखते हैं कि उसने तुर्कान चहलगानी या 40 मंडल जो भी कहें, उसके जो सदस्य थे उनके बहुत सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया था, उनके बहुत सारे शक्ति को उसने छीन ली थी। लेकिन जब वो शासक बना तो उसने पूरी तरह से ये 40 मंडल का खत्म ही उसको खत्म ही कर दिया। अब हम बात करते हैं उलेमा की उपेक्षा। उसने उलेमा की उपेक्षा की। जो उलेमा समझते थे कि मैं शासक बना सकता हूँ, जिसे चाहूँ राजा बना दूं, जिसे चाहूँ राजा पद शासक से हटा दूं, तो उनका मन बहुत बढ़ा हुआ था। तो उलेमा को उसने किनारे किया कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। सजदा, उसने एक प्रचलन, एक प्रथा का प्रचलन किया जो सजदा कहा जाता है। ये सजदा क्या था? ये शासक के प्रति एक सम्मान, कि जब हम दरबार में जाएं शासक के सामने तो दंडवत प्रणाम, दंडवत हम प्रणाम करें, वो सजदा था। और पैबोस, ये पैबोस क्या था? पैबोस था शासक के सम्मान में उसके पैरों को चूमना। तो ये बलबन के द्वारा शुरू की गई प्रथा थी, जिसमें बलबन राजा को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाता है, और जो भी लोग हैं, दरबारी हैं या जो अमीर हैं, वो इनको इस तरह से सम्मान प्रदर्शित करें। नौरोज की उसने शुरुआत की। नौरोज एक उत्सव था जिसकी शुरुआत की, जो राज्य के लिए और राजा के लिए एक सम्मान का परिचायक पर्व था। ब्राह्मण विरोधी था वो, ऐसे तो वो हिंदू विरोधी था ही, लेकिन ब्राह्मण का वह खास विरोधी था, क्योंकि उसे लगता था कि ब्राह्मण के द्वारा जो है उसको खतरा है। इमाद उल मुल्क की स्थापना की उसने। इमाद उल मुल्क क्या था? सेना का प्रधान, एक पद बनाया जिसका नाम रखा इमाद उल मुल्क। एक इसके पास जो सैनिक शक्ति थी, बहुत ही संगठित, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सिस्टमैटिक थी। क्यों? क्योंकि ये जानता था, इससे लगता था कि सेना को मजबूत होना चाहिए, सेना में नियम होना चाहिए, कड़े अनुशासन होना चाहिए, अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र हथियार होना चाहिए। तो इस तरह सैन्य व्यवस्था या सैनिक क्षेत्र में इसने बहुत बड़ा काम किया। अब हम बोलेंगे ऐसे, इसके अलावा उसने, हम ये भी कहेंगे कि पहले इल्तुतमिश के समय हम देखेंगे कि या कुतुबुद्दीन के ऐबक के समय में कि लोगों को जागीर दी गई थी, उसे सेना, उसे जागीर दी गई थी, बड़ी बड़ी भूमि किसी को दी गई थी जो उसकी सहायता के लिए होता। अब इन्होंने ये जागीर वाली जो बात थी उसे हटा दिया, और जो सैनिक थे या जो भी पद में थे उसे नगद वेतन देकर के काम लेना है। कोई जागीर वागीर नहीं देना है कि आप यहाँ के पद प्रधान है, आपको इतना जागीर दिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वेतन दिया जाएगा, नगद वेतन दिया जाएगा, और ये जागीर प्रथा को समाप्त करना है। तो इस तरह से बलबन की नीति थी। कठोर न्याय, जैसा कि मैंने बताया, न्याय व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। कहीं से कोई उदारता की बात नहीं थी। आप जैसा काम कीजिए, जो न्याय व्यवस्था ऐसा लिखा हुआ है जिसके आधार पर जो है आपको जैसा आपने जो गलती की है, जैसी गलती की है उसी तरह की आपको सजा मिलेगी। इसे उलुग खां की उपाधि भी मिली थी। ये भी सवाल आता है कि उलुग खां की उपाधि किसे मिली थी? वो बलबन को मिली थी। गुप्तचर व्यवस्था, इसके शासनकाल में गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत ही मजबूत थी, क्योंकि इसे पता था कि राज्य में हमेशा षड्यंत्र होते रहता है, कभी इधर विद्रोह कभी उधर विद्रोह होता है। इसका पता अगर पहले से लग जाए तो राज्य में शांति सुव्यवस्था बनी रहे, और इसी के लिए इसने एक बहुत ही सधी हुई गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी, जिससे इसके राज्य में शांति और सुव्यवस्था कायम रहे। कहीं भी अगर गड़बड़ी की बात हो तो वो पहले ही पकड़ी जाए और उसको संभाल दिया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुलाम वंश,
कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन के बाद भी उसके पुत्र शासक बने। इसमें इनकी मृत्यु एक मोहम्मद खान का पुत्र था जो युद्ध में मारा गया, उसके शोक से विचलित होकर ये तुरंत इनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह मुख्य शासक अगर हम गुलाम वंश की कहेंगे तो यही है, और इनके काल में हुई मुख्य घटनाएं ये है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पूरा वीडियो देखें, कमेंट करें कैसा लगा, लाइक करें। धन्यवाद।